आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका सेकंड चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। तो जैसे जैसे मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है वैसे ही आप नोट्स बनाते जाएंगे। टॉपिक जो मेन टॉपिक दिया है वैसे ही हम बनाते जाएंगे। जिसमें आज मैंने टॉपिक लिया है फोर्स, क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स लगने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, और फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। उसके बाद फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन किस तरीके से जनरेट होता है, उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेनली जो नोट्स मैंने जैसे बनाया है वैसे ही आप लोग बनाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। Dear students, now we start your second chapter with force. What is the force? You already read. पहले की क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। The force is external. Force is an external effort which may move a body of rest or stop. Move a body or rest or stop. A moving body or change the speed of the moving body or change the direction of moving body or change the shape or size of the body. क्या मतलब है कहने का कि फोर्स वह एक एक्सटर्नल बाहरी प्रयास है, बाहर से किया जाता है, विच में मूव ए बॉडी, जो कि एक बॉडी को चला भी सकता है, चलती हुई बॉडी को रेस्ट में भी, स्टॉप में भी ला सकता है, उसका स्पीड भी चेंज कर सकता है और उस बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। अब इस जितने सारे काम जो भी एक्सटर्नल फोर्स करता है उसे हम फोर्स कहते हैं। तो वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या बताया मैंने कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। जैसे ये गाड़ी है, रेस्ट में है, हम इसको फोर्स लगा करके मूव कर सकते हैं। सेकेंड, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जैसे बॉल आ रही है, उसको पकड़ लिया जाता है तो स्टॉप हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। साइकिल चल रही है, आप इसमें और फोर्स लगा करके इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ये बॉल आई और इसको आपने बैट से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, that will be change the direction of a moving body. Force can change the shape and size of a body. Shape, जैसे आपकी रोटी बना रहे हैं, आप उसको फैला करके जितना छोटा बड़ा जिस हिसाब से कर सकते हैं। एक चौक को फोर्स लगा के तोड़ करके उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो दैट्स आर इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। और इसी का ऊपर जो एक्सटर्नल वर्क होता है दैट इज नोन एज द फोर्स। इसी को हम फोर्स कहते हैं और फोर्स के ही इफेक्ट्स हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टाइप ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्सेस? दैट इज फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मीन्स if two forces act on a body in opposite direction, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन है कैसे? दैट इज F1 equal to F2. Two forces acts on a body in opposite direction and if the both forces are equal, दोनों बराबर है, then the resultant force acting on the body is zero. इन दोनों जब बराबर रहेंगे तो यह
क्या होगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, इसलिए बॉडी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। सच फोर्सेज आर कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। मतलब मान लीजिए आप लोग खींचम खाची का खेल खेलते हैं, तो एक चीज रस्सी को एक तरफ खींचते हैं, दूसरे तरफ दूसरा खींचता है, दोनों बराबर रहते हैं। तो जब तक वो बराबर डिस्टेंस पर है तो वो बैलेंस फोर्स कहलाता है। बैलेंस फोर्स के नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। रेस्ट या उसकी मोशन को चेंज नहीं कर सकता, नहीं करता है, उसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और जब ऐसा फोर्स लगे जब उसको मूव कर दे, उसका स्टेट को चेंज कर दे, उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। Unbalanced force क्या होता है? If two forces act on a body in opposite direction and if one force is greater than other, one force is greater than other, means F1 is greater than other। ये ऑब्जेक्ट है, F ज्यादा फोर्स लगा रहा है, F कम फोर्स लगा रहा है, then the resultant force is not equal to zero। ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। इसके वजह से जिधर फोर्स ज्यादा रहेगा वह बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सच फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अनबैलेंस्ड फोर्सेज चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। क्या करेगा? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये F1 ज्यादा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा, भले ही पहले इधर लग रहा हो। जैसे कुछ लोग एक तरफ अगर ज्यादा बल लगा देंगे तो रस्सी जो एक तरफ चली जाएगी, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। और जब तक बैलेंस रहेगा, इधर उधर नहीं मूव कर रही, तब तक बैलेंस फोर्स कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट मीन्स संपर्क, जो एक दूसरे के बिना संपर्क में आए, चिपके हुए, लगे हुए, वो कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाते हैं। In physics, a contact force is a force that acts at the point of contact between two objects। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, चिपके रहते हैं और बल लगता है, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इन कंट्रास्ट टू बॉडी फोर्सेस, इसके वजह से बॉडी फोर्सेस में चेंज आता है। Contact force are described by Newton's law of motion as with all other forces in the dynamics। Contact force is the force in which an object come in the contact with a other object। मतलब जब आपका, जैसे आपके हाथ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसके साथ संपर्क में रहेगा तभी आपका कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे दे रहे हैं कॉन्टेक्ट फोर्स का। लाइटिंग, लिफ्टिंग ऑफ द ग्लास, कोई भी चीज उठाया जा रहा है तो आपका हाथ उसके साथ कांटेक्ट में है। ये किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल को मार रहे हैं तो आपका पैर फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में है। इस तरीके से ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं। तो दीज आर द कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ नॉर्मल फोर्स। Normal force is the force that surface exert to prevent solid object from passing through each other। Normal force is contact force। If two surfaces are not in contact, they can not exert the normal force each other। Means देखिए, अब यहां समझिए, ये एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वेट ये जो है नीचे की तरफ इधर लग रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स इस तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये सारे फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स है, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, इसका वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है इसके ऊपर, है ना, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ। मतलब इन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो ये चारों फोर्स अपना काम करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द मास एंड द वेट।
अब फोर्स में, मास और वेट में क्या है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल वेट ऑफ मास होता है, एक्चुअल मास होता है। एक्चुअल मास मीन्स उस बॉडी में जो भी चीज से बना हुआ है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उसका वजन मास कहलाता है। जैसे ये अलग अलग वेट दिए हुए, ये 20 केजी, 10 केजी, ये मासेस हैं। और जब हम इनको एयर में वेट करते हैं, एयर में इसका वजन लेते हैं, तो दैट इज नोन एज वेट। मतलब जब उसके ऊपर एयर का मतलब कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम उसका वेट कहते हैं, W इज इक्वल टू mg। क्लियर? और समझिए इसको कि मास द अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स कितने चीजों से वो मिलकर के बना हुआ है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, जिस चीज के भी बारे में बात करें। और ग्रेविटेशन वेट क्या है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मास, जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसको हम वेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, मास की पहले डेफिनेशन कि मास is the measure of the amount of matter in an object. Mass is usually measured in gram, kilogram, that is the unit. An object's mass is constant in all circumstances. Contrast this with its weight, a force that depends on the gravity. इसका अलग है वेट के साथ, क्योंकि वेट में ग्रेविटी का भी इफेक्ट आता है, लेकिन मास में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता है। तो वेट क्या होता है कि वेट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मे बी कैलकुलेटेड एज द मास टाइम and the acceleration of the gravity. W is equal to weight, m is equal to mass, और इसके साथ जब ये g लग जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कहलाता है ये स्मॉल g, दैट इज नोन एट द वेट। mg is equal to weight मीन्स जब ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है मास के ऊपर तो वो कहलाता है वेट। सिंस द वेट इज ए फोर्स, वेट एक फोर्स है, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इसको हम न्यूटन से, न्यूटन इसका एसआई यूनिट है। आई होप दैट यू विल better understand about the mass and the weight. Don't forget it. अब है आपका एक पार्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। तो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन is the force which oppose the motion of oppose the motion of an object over a surface. Force of a friction is the force which oppose the motion of an object. क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। ध्यान रखिए, आपका फोर्स एक तरफ रहेगा तो यह उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? जैसे a ball is rolling on the ground, gradually slow down and comes to the stop due to the force of friction. ऐसे आप एक बॉल को फेंक दीजिए नीचे ग्राउंड पर, तो धीरे धीरे आगे जाकर पहले तेज रहेगी, फिर धीरे रुकेगी, फिर धीरे धीरे कम होते होते जाकर के लास्ट में रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? There will be friction between the ball and the earth. Clear? If we stop paddling a bicycle, he gradually slow down and come to stop due to the force of friction. साइकिल आप चला रहे हैं, इस पर बैठे हुए हैं, आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे साइकिल जाके रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में। पुशिंग, अगर आप पुश कर रहे हैं और मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दैट इज अपोज ऑफ द मोशन, मोशन का विरोध करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन, मोशन का विरोध करता है, इसको चलने नहीं देता है। ऐसे ही बाल है या पैडलिंग है। एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन
will continue to move with the uniform motion if the force acting on it, pushing force and frictional force are balanced. मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो ऑब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो दोनों बैलेंस है, जिसके वजह से आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रहा है. If an balanced force act on a moving body, then its speed or direction of the motion changes. क्या है, अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी भी मूविंग बॉडी पे ऊपर, तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं. If the unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाए हुए हैं और वह फोर्स जो है, फोर्स के वजह से वह ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव, वो चलता रहेगा विथ जो कि फोर्स आपने लगाया है उसके वजह से, लेकिन फिर वो आखिर में फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से धीरे धीरे जाकर के स्टॉप हो जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके. ओके, अब फोर्स हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए कि फ्रिक्शन अनेबल टू अस टू वॉक फ्रीली. फ्रिक्शन के वजह से, अगर फ्रिक्शन ना हो हमारे पैर और उसके बीच में, तो दैट विल बी, हम वॉक नहीं कर सकते. ध्यान रखिए, फ्रिक्शन enables us to walk freely. हमारे अर्थ या जूता या चप्पल के बीच में अगर अर्थ के साथ फ्रिक्शन ना हो तो हम फिसल जाएंगे. आप देखेंगे बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाती है, पैर फिसल जाता है क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. It have to support the ladder to against the wall. फ्रिक्शन के वजह से ही वॉल के ऊपर आपका सीढ़ी जो है वो रुकी रहती है. It becomes possible to transfer one form of energy to another. आपको मालूम है, हम एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जैसे आपका वाटर जो डैम में रखा रहता है, तो डैम में रखा हुआ है वाटर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहती है, लेकिन उसको जब ऊपर से गिराते हैं फ्रिक्शन के वजह से, उसके पानी जब ऊपर से गिरता है तो फ्रिक्शन के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ऑब्जेक्ट कैन बी पिल्ड अप विदाउट स्लीपिंग. ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी पिल्ड अप विदाउट स्लीपिंग, ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है. ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल वर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगेगा, अब ब्रेक नहीं लगेगा तो गाड़ियां नहीं रुकेंगी. तो आप सोच लीजिए, ये सारे एडवांटेजेस आपको दिए गए हैं. अब है कुछ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि फ्रिक्शन, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस रहेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा. इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन. गति का विरोध करता है. सबसे पहली चीज, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. सो एक्सर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट. उसको चलाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन. घिस जाता है, देखा होगा आपने, मशीन घिस जाता है. जहां भी फ्रिक्शन होता है मशीन घिस जाता है, तो वो टूट जाता है, घिस जाता है, तो उसको हमें बदलना पड़ता है. इट डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ व्हीकल. डिक्रीज करता है. मशीनों में जो पार्ट व्हीकल में फ्रिक्शन होता है, उस पार्ट को हमको क्या करना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है, नहीं तो वो मूव नहीं करेंगे. और since the friction is very useful in some cases while harmful in some cases. यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. सो फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी इविल्स. इसलिए हमको नेसेसरी इविल्स कहलाता है. आवश्यक घटना, आवश्यक दुर्घटना, या इस तरीके से कहा जाता है कि जरूरी भी है. दैट्स फ्रिक्शन के लिए थोड़ी सी चीज
कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, अगर हार्मफुल है तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, उसके कुछ उपाय दिए गए हैं। तो क्या करते हैं हम, यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर, ऑयल, ग्रीस। पाउडर कहाँ लगाते हैं आप, कैरम बोर्ड में। ऑयल कहाँ लगाते हैं आप, मशीन में, ग्रीस में, मशीन में लगाते हैं ऑयल या ग्रीस। यूजिंग द रोलर और व्हीकल्स, रोलर का यूज किया जाता है कि फ्रिक्शन कम हो। यूजिंग द बॉल बियरिंग, मशीन वगैरह में, साइकिल में ऐसे बॉल बियरिंग आपने देखा होगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे बेरिंग लगा करके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, जिससे यह हमारे काम आता है, ज्यादा दिनों तक चलता है। We sprinkle powder on the carom board to the reduce friction. Oil and grease is applied between the moving part of machine to reduce the friction. Wheels are used in the vehicles to reduce the friction. Ball bearing are used in cycling, fan, bicycles, vehicles to reduce the friction. तो इन गाड़ियों में भी लगा रहता है, जहां जहां पार्ट मूव होता है, या तो ऐसी बेरिंग लगा रहता है या उसके लिए कुछ और उपाय लगे रहते हैं। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में। आज का पोर्शन यहीं तक, बाकी का पोर्शन कल आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका नोट्स जैसे मैंने दिया हुआ है, आप इसी तरीके से हेडिंग डाल करके अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके।